अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान के दिमाग की अगर बात की जाए तो हमारा दिमाग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से, दिमाग के सेल से मिलकर बना है। हर न्यूरॉन के 100 से 10,000 कनेक्शन होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग में तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन हैं। इन कनेक्शन में जो डेटा ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जाता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल पैकेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल पैकेट्स का मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद होती है और उसमें केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। हम ये जानते हैं कि जहां पर भी चार्ज ऑसिलेट करते हैं वहां पर फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, हमें ये फिजिक्स बताती है। साइंसदान आज तक ये नहीं जान सके कि जब ये फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं तो हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सिंक्रोनाइज करके हम आहंग होके डेटा एक जगह से दूसरी जगह फेंकना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के वेव पैटर्न्स बनाना शुरू कर देते हैं। इन वेव पैटर्न्स को पहले साइंसदानों ने अखज किया, लेकिन उस वक्त हमारे पास इसका कोई भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं थी, एविडेंस नहीं था। लेकिन 1924 में जर्मन साइकेट्रिस्ट जिनका नाम हैंस बर्जर है, उन्होंने एक टेक्निक बताई जिसका नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG, जिसमें हम दिमाग पे बहुत से इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और दिमाग की इन वेव्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको तस्वीर में मुख्तलिफ वेव की डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। जब उन्होंने इन वेव्स को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इंसान की ये जो वेव्स हैं, ये 5 किस्म की वेव्स, इंसान का दिमाग 5 किस्म की वेव्स प्रोड्यूस करता है। फिर उन्होंने देखा कि आखिर वो क्या क्या काम करते हुए ये वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो 5 किस्म की वेव्स हैं, वो जब हम मुख्तलिफ स्टेट में होते हैं, माइंड स्टेट में होते हैं, उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं। तो याद करने का तरीका यह है कि पहला वर्ड है BAT, बैट। बैट का मतलब चमगादड़, और आगे आपने लगाना है D, BAT, बैट D। इससे आपको ये याद रहेंगी। तो B से है सबसे पहली जो हमारी वेव है या माइंड स्टेट है, उसको बीटा कहते हैं। बीटा वेव में आपको यहां पर दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है जो तकरीबन 14 से लेकर 33 हर्ट्ज, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ जगह पर, तकरीबन 14 से 33 हर्ट्ज के बीच में इनकी फ्रीक्वेंसी होती है और इनका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। जब हम बीटा स्टेट में होते हैं तो इसका मतलब यह कि हम फोकस कर रहे हैं, हम किसी से डिबेट कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बीटा स्टेट में होते हैं। और उसके बाद जो दूसरी स्टेट है, जब हम हल्का सा रिलैक्स करते हैं, मसलन आप एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और आप फोकस कर रहे थे और फिर आप रिलैक्स करने के लिए बाहर निकले, बाहर बाग था, आप घूमने लगे, तो उस वक्त आपका दिमाग अल्फा स्टेट में आ गया, बीटा से नीचे अल्फा स्टेट में आ गया। अल्फा स्टेट की जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 9 से 14 हर्ट्ज, 13 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो अब आपका दिमाग एक स्टेप नीचे आ गया, रिलैक्स कर गया। अल्फा स्टेट में बाजू का हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम रिलैक्स करते हैं, तब भी हम अल्फा स्टेट में होते हैं। जब बच्चा टीवी देख रहा होता है और आप उसको इधर उधर की बात कर, वो बिल्कुल फोकस नहीं करता, उसका दिमाग टीवी की तरफ होता है, अल्फा स्टेट में होता है। तो अल्फा स्टेट रिलैक्स स्टेट होती है। और फिर उससे भी नीचे एक स्टेट होती है जिसे थीटा स्टेट कहा जाता है। बैट, B, बीटा, A, अल्फा, T, थीटा। थीटा स्टेट उस वक्त होती है जब आप शावर ले रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, उस वक्त आप बहुत ज्यादा रिलैक्स स्टेट में होती हैं। आप देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। इसी तरीके से अगर आप लाहौर की सड़कों में फिर रहे हैं तो उस वक्त आप बीटा स्टेट में होंगे, क्योंकि आप हर वक्त देख रहे होंगे कौन सी गाड़ी किधर से आ रही है, कौन मुझे क्रॉस कर रहा है, किस तरफ से जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम मोटरवे पे निकलते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। और जब आप क्रूज मोड अपनी गाड़ी का ऑन करते हैं तो आप थीटा स्टेट में चले जाते हैं। आपको याद भी नहीं रहता, आपकी सोच कहीं और पहुंच जाती है, सड़क आपके सामने होती है लेकिन आप कुछ और सोच रहे होते हैं। बच्चे जब डे ड्रीम करते हैं, बच्चों को हम देखते हैं वो अपनी आंखें ऊपर करके कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो उस वक्त थीटा स्टेट में होते हैं। और थीटा स्टेट के बाद नीचे जब हम मजीद रिलैक्स करते हैं तो हम नींद में चले जाते हैं, ये डेल्टा स्टेट होती है। डेल्टा स्टेट डीप स्लीप होती है जिसमें हमें ख्वाब नजर नहीं आते। ड्रीमलेस स्लीप जो होती है उसे डेल्टा स्टेट कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। और एक और स्टेट होती है जिसे गैमा स्टेट कहते हैं। ये स्टेट बीटा से भी ऊपर होती है। तो गैमा स्टेट में आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, आपको बहुत ज्यादा डेटा आ रहा होता है, आप बहुत प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। ये वो स्टेट होती है जो गैमा स्टेट होती है। तो अज्यूम करते हैं कि हमारा दिमाग एक मिल्क शेक की तरह है, तो हर वक्त हम बीटा स्टेट में होते हैं, हमारा फैन जो है वो घूम रहा होता है। फिर जब हम अल्फा स्टेट में आते हैं तो हमारा
फैन हल्का हल्का कम मूव करना शुरू करता है, रिलैक्स कर रहे हैं। थीटा स्टेट में और कम, और डेल्टा स्टेट में बहुत ही कम। लेकिन हम जीरो फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा सकते, उसका मतलब यह है कि इंसान का दिमाग काम करना छोड़ गया। इन स्टेट का फायदा क्या है? इन स्टेट्स का फायदा यह है कि अब दुनिया की लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि जब आप अल्फा स्टेट में आते हैं और बीटा स्टेट में आते हैं तो उस वक्त आपका दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, दिमाग की मेमोरी बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, आपका दिमाग सिंक्रोनाइज होता है, इसमें पॉइजनस जो वेस्ट है वह ज्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। और ये दिमाग के लिए अल्फा और थीटा स्टेट में आना एक दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो अल्फा स्टेट है, अल्फा स्टेट वो ऐसी स्टेट है कि अगर आप अल्फा स्टेट में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, आपको फील होता है कि पेन कम हो गया। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो है, क्रॉनिक पेन भी आपको महसूस नहीं होता। ये स्टडीज हैं। हमें भी अपने बच्चों को इन दो स्टेट्स में लाने की जरूरत है। बाहर के साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि कम से कम दिन में आपको एक मरतबा इन स्टेट्स में जरूर आना चाहिए। हमें यह पता है कि जब हम नींद में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा में आते हैं जब हम सोने लगते हैं। और जब हम उठते हैं तो इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हम थीटा से अल्फा, अल्फा से बीटा की तरफ जाते हैं, पहले डेल्टा होते हैं। तो दो वक्त तो ऐसे हैं जब हम इन स्टेट से गुजरते हैं। लेकिन साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि इनके अलावा दिन में आपको कम से कम एक मरतबा ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आप इन स्टेट्स में आए, नीचे आए और अपने दिमाग को रिलैक्स करें, स्ट्रेस खत्म करें अपना, और उसमें आपकी मेमोरी और आपका ब्रेन बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। उनका यह ख्याल है कि इसके लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। एक तरीका मेडिटेशन का है, दूसरा तरीका यह भी है कि आप अपने दिमाग में लो फ्रीक्वेंसी और लो इंटेंसिटी का करंट इंग्रेस यानी इंजेक्ट करें। यह गोया कि अभी रिसर्च से तस्लीम शुदा तरीका नहीं है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन ये एक तरीका है जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। और एक और तरीका ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि मेडिटेशन करें। जिस तरह आपने बुद्धिज्म के लोगों को देखा होगा कि वो चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं और मेडिटेट करते हैं। उन पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, उनके दिमाग को स्टडी किया गया जब वो मेडिटेट करते हैं, और उनके दिमाग की जो स्टेट है उसको स्टडी करके दुनिया के रिप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश किया गया है। इवन नेचर में भी उन पर रिसर्च करके पब्लिश किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से इन स्टेट में हम बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। तो अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट, अल्फा स्टेट और उसके बाद थीटा स्टेट, इनमें बहुत अच्छी लर्निंग होती है, इनमें क्रिएटिविटी होती है, इसमें स्ट्रेस आप खत्म करते हैं। लेकिन हम कैसे ये चीज कर सकते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके चलूंगा कि अगर आप विकिपीडिया पर जाएं और मेडिटेशन की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हिंदुइज्म में मेडिटेशन आई थी, फिर क्रिश्चियनिटी में आई, जैनिज्म में आई, यहूदियों में आई और इसी तरीके से बुद्धिस्ट में आई। इन सब में कुछ ना कुछ ऐसे कल्चर्स और रिचुअल्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि मेडिटेट करते हैं और अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं। मुसलमानों के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसमें मेडिटेशन के कई तरीके बताए गए। पहला तरीका मुसलमानों में मेडिटेशन का नमाज है। क्यों? क्योंकि जब आप अल्फा स्टेट में आते हैं तो अल्फा स्टेट का एक तरीका सिंप्लीफाई अगर मैं करके उसको बयान करूं वो ये है कि आप अपनी सेंसेस से काम लेना कम कर दें, आप देखना कम कर दें, आप सुनना कम कर दें, आप खाना कम कर दें, उस वक्त खाएं ना, आप किसी चीज को टच ना करें और आप कंसंट्रेट करें एक चीज पर, एक पॉइंट पर। मेडिटेशन ये कहती है। तो अल्फा स्टेट में जब हम आते हैं तो हम एक चीज पर, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, स्ट्रेस को आहिस्ता आहिस्ता रिलीव कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हमारी बॉडी से स्ट्रेस निकल रहा है और हम देखते नहीं है इस तरफ हर तरफ, हम टच नहीं कर रहे होते कुछ चीजों को और इसी तरीके से खा नहीं रहे होते, मुख्तलिफ सेंसेस से काम नहीं लेते। ये तमाम चीजें आपको नजर आता है कि हमारे डेली के जो रिचुअल्स हैं उनमें कहीं नजर आए। नमाज में हम क्या कहते हैं? हम एक पॉइंट पे सोच रहे होते हैं। इसी तरीके से जो मेडिटेशन है इसमें आप बोल सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मेडिटेशन में बोला नहीं जाता, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मेडिटेशन में आप रुकू में भी जा सकते हैं, आप चौकड़ी मारकर भी बैठ सकते हैं, आप खड़े भी हो सकते हैं, आप कोई भी तरीका आजमा सकते हैं। और पुराने जमाने में जो हिंदू थे वो बड़ी बड़ी तस्वीरें लेके, मालाएं लेकर उन पर मंत्र पढ़ते थे, उन पर मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज कहते थे। तो आप बोल भी सकते हैं, लेकिन वो जो बोलना है वो बड़ा टारगेटेड बोलना है, हर चीज नहीं बोल सकते। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं? हमें मेडिटेट कर रहे हैं, तो हम अल्फा स्टेट में और थीटा स्टेट में आ जाते हैं।
हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि कम से कम 1 मरतबा मेडिटेट करें। हम दिन में 5 मरतबा मेडिटेट करते हैं, जो कि हमारी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जरूरी है कि हम अपने स्कूलों में और कॉलेजेस में फोकस के साथ, खुशू और खजू के साथ नमाज का एहतमाम करें, क्योंकि ये एक इबादत तो है ही है, लेकिन उसके साथ अब साइंस इसको प्रूव कर चुकी है कि इससे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से मेडिटेशन के जो दूसरे तरीके बताए गए हैं हिस्ट्री में, मेडिटेशन की, मुसलमानों की हिस्ट्री में, उसमें हमारे पास मुराकबा, जिक्र, तफक्कर और तदब्बर, ये 4 किस्म की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जो कि हम मेडिटेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी मेडिटेशन है। इनको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन पर रिसर्च करें और इनको अपने स्कूलों में बहुत छोटे लेवल पर लाएं, क्योंकि इनसे हमारे बच्चे रिलैक्स करेंगे, वो अल्फा स्टेट में जाएंगे, वो थीटा स्टेट में जाएंगे। उनको पता चलेगा कि फोकस कैसे करना है, उनको पता चलेगा कि कंसंट्रेट कैसे करना है, उनको पता चलेगा कि मैंने रिलैक्सेशन कैसे करनी है। जब नमाज में आप सजदा करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी सारी की सारी मुश्किलात हमसे दूर हो गई हैं, निकल गई हैं, जमीन की तरफ चली गई हैं। एक्चुअली ये एक सोच है, एक थिंकिंग है, जो कि मेडिटेशन में भी की जाती है कि जब हम इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो हम समझ रहे होते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ड्रेन हो रहे हैं, हमारा स्ट्रेस ड्रेन हो रहा है। बिल्कुल वही चीज हमें नमाज में नजर आती है। तो हमें जरूरत है कि अपनी चीजों पर गौर करें, अपने मजहब पर, अपने दीन पर गौर करें, उसमें से जो चीजें निकाली जाती हैं उन पर रिसर्च करें, उनमें से अच्छी चीजें जो हम समझते हैं कि हम मॉडर्न साइंस के साथ फ्यूज कर सकते हैं, उनको फ्यूज करें, उनको लर्निंग टेक्निक्स की फॉर्म में लेके आए। मेडिटेशन को लर्निंग टेक्निक के तौर पर हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। मेडिटेशन को हमें अपनी किताबों में पढ़ाना चाहिए, बच्चों को मेडिटेट करवाना चाहिए क्लासेस में, और वो 4-5 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, इनमें कोई भी रेफरेंस किसी भी इस्लामी किताब से नहीं लिया गया, इसमें कोई रेफरेंस किसी भी इस्लामी स्कॉलर का नहीं है। ये जितने रेफरेंसेस हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, नेचर के जर्नल्स के हैं, या यूएसए की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के हैं। तो अगर आपको ये रेफरेंसेस चाहिए या आपको किसी बात पे शुबा हो तो मैं आपको बता सकता हूं। जहां तक नमाज और उसकी जो हिस्ट्री है, मेडिटेशन की हिस्ट्री है, वो सारी की सारी विकिपीडिया से ली गई है और हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड से ली गई है। तो ये सारे के सारे रेफरेंस मौजूद हैं, लेकिन इसको हमने अपनी कल्चर और अपने दीन के तनाजुर में देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि स्कूलों कॉलेजेस में हम इन चीजों पर गौर करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए